दिस टॉपिक टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरपर्सनल स्किल्स पे है, डेवलपमेंट पे है। और इंटरपर्सनल स्किल और डेवलपमेंट के बारे में हम पिछले वाले लेक्चर में भी पिछले वाले सेशन में भी हम अपने बात कर चुके हैं कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का क्या आपस में ताल्लुक है, किस तरह से वो दोनों मिल करके हमारी पर्सनालिटी को कंप्लीट करते हैं। और इंट्रापर्सनल जो था वो इनर सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही थी, और इंटरपर्सनल इज योर रिलेशनशिप विद the people around you in the society. So the quality of our life is the quality of our relationships. Relationships are very important for all of us. We are living beings. We are living in society. We are social creatures, and we cannot live in isolation. Once we are living in society, it's very important for all of us to retain our relationship. जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज से अलग अपने आप का को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जिस समाज में रह रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ हों हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों। जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे, समझ लीजिए उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी होगी। अगर क्योंकि इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि आपका रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स, with your society members, friends, वर्क प्लेस पे आपका क्या रिलेशनशिप है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल आल्सो एनहांस ऑन द क्वालिटी ऑफ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। सो आज हम लोग जो है इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जब हम इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की बारे में बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ स्किल्स हैं। देखिए हम लोग जब मतलब बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर ऐसी हैं जो नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम बंद करके आए हैं उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि विच कुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड। हम लोगों के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, और हम कुछ स्किल्स को अडॉप्ट करके हम उन सारी चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। कल भी हमने यही देखा था कि किस तरह से हमें अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। और वही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है तो दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन आवर बिहेवियर। उसी से हमारा बिहेवियर, उसी से हमारा एटीट्यूड फ्रेम होता है, और वो हम लोगों को मदद करता है दूसरों के साथ कनेक्ट करने में। तो ये जो कनेक्टिविटी बाहर अब हमारी एक्सटेंड हो रही है, इंटरनल से निकल के जो बाहर एक्सटेंड हो रही है, उसमें भी अगर कुछ स्किल्स हम देख लें, देखिए, और स्किल्स के लिए इट्स नॉट लाइक समथिंग इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान ने इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, तो बहुत अलग अलग भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। और फिर क्योंकि वंस वी आर सोशल बीइंग, तो हमारा सोसाइटी में कहाँ पे, फैमिली में हमारी दूसरी ज़रूरियात होती हैं, हमारी सोसाइटी में जब हमारा इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पे दूसरी ज़रूरियात होती हैं। ज़रूरियात बदलती रहती हैं प्लेस और उसके हिसाब से कि किस जगह पे हैं हम। घर में हैं तो हमारी ज़रूरियात दूसरी हैं, दूसरी तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत सारी बार घर में हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एट वर्क प्लेस। तो दैट डिपेंड्स। तो वही हमें देखना है कि किस तरह से हम अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेकर के चलें, एक ब्रॉड विजन लेकर के चलें, एक बेहतरीन सोच लेकर के चलें, तो हम किस तरह से अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड इंसान बना सकते हैं। एस्टैब्लिश्ड नॉट इन द सेंस कि बहुत रिच और बहुत रेनाउंड। एस्टैब्लिश्ड मतलब आपके सारे रिलेशंस, whether on workplace or in your family or with your friends, you'll be accepted very nicely with people around you. So there are some skills which can be learned. तो वहाँ पे बहुत सारे आपने वर्ड्स सुने होंगे, लाइफ स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स, फिर सॉफ्ट स्किल वर्ड भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सॉफ्ट स्किल और ये लाइफ स्किल और सेल्फ डेवलपमेंट स्किल, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे लाइफ स्किल और सेल्फ डेवलपमेंट स्किल के बारे में दिख रहा है। अब लाइफ स्किल जो है उसको कैटेगराइज किया गया है, वो जो बेसिक स्किल्स हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस जो इंट्रापर्सनल में हमने डिस्कस किया था, उसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे नए वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। नए वर्ड्स नहीं है, बहुत ही पुराने वर्ड्स हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको हमें समझने का अंदाज अपना बदलना पड़े।
तो यहाँ पे अभी हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे, यानी ये वो स्किल्स हैं जो आपकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि कोई भी गैजेट हम लेते हैं, जैसे कंप्यूटर है तो उसका एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। द क्वालिटी ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन मीन्स कंपाइलेशन विल गिव यू अ क्वालिटेटिव वर्क। अगर किसी भी सिस्टम का हार्ड वर्क अच्छा नहीं है तो उसमें आप बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो और जितना वीक हार्डवेयर होगा उतना सिस्टम, जैसे हम कहते हैं ना कि सिस्टम पुराना हो गया, तो सिस्टम पुराना हो गया तो उसके फीचर्स पुराने हो जाते हैं, फीचर्स पुराने हो जाते हैं तो नए जो हम जो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो वही वाली चीज़ है कि वी नीड टू रिवाइव आवरसेल्फ कंटिन्यूसली। हमें अपने हार्डवेयर यानी अपनी अंदरूनी चीज़ों को भी, और सॉफ्टवेयर यानी अपनी जो क्वालिटीज़ जो हमें इंटरैक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ रही हैं उनको भी, दोनों चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइव करना पड़ेगा ताकि हमारी कंपैटिबिलिटी बनी रहे लोगों के साथ। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर मेरे इस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई हो कि सॉफ्टवेयर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, हम टाइम टू टाइम नए नए सॉफ्टवेयर्स डाल करके अपना काम चलाते हैं, और जितने अच्छे सॉफ्टवेयर आते जाते हैं उतना अच्छा एनरिच हमारा काम निकल करके आता है। ठीक है। और हार्डवेयर, अब जैसे हर साल क्यों मोबाइल फोन्स बदल बदल करके आते हैं, फीचर्स उनके फीचर्स ही बदल के आते हैं ना। बताया जाता है कि इसमें अब ये क्वालिटी है, ये एडिशनल क्वालिटी है, और उन क्वालिटीज के हिसाब से ही हमारी डिमांड बढ़ जाती है उन चीज़ों के लिए। तो उसी तरह से अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश करें उसी पर्सपेक्टिव में कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को इन्हांस करेंगे, जितनी ज़्यादा अपने अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्वालिटीज मतलब इंटेल करते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी वक़्त बढ़ती चली जाएगी। एज अ इंडिविजुअल हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होते चले जाएंगे। और ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसको जिस तरह से जिस नज़रिए से देखा जाए, देखिए वही मैंने बताया था कि एक इंसान जो अगर रिलीजियस माइंडेड होगा इसको दूसरे तरीके से कुरान के पर्सपेक्टिव में या अपनी फेथ के पर्सपेक्टिव में इसको देखने की कोशिश करेगा तो बहुत अलग नज़रिया निकल करके आएगा। एजुकेशनिस्ट हैं वो अलग तरह से, इकोनॉमिस्ट हैं वो अलग तरह से, सोशल वर्कर्स हैं वो अलग तरह से, यानी हर किसी का पर्सपेक्टिव इन टॉपिक्स पे बहुत अलग हो सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन जितना दिल चाहे आप अलग अलग कैटेगरीज में रख कर करें, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए, और जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करिए। तो यहाँ पे अभी हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस लाइफ स्किल में सबसे पहले वो हम कल ही बात कर चुके हैं कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपना सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना ताकि हम अपने आप को अच्छा बना सकें। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू टेक एन ऑनेस्ट लुक एट योर लाइफ विदाउट एनी अटैचमेंट टू इट बीइंग राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। यानी हम सही से विदाउट बीइंग बायस्ड अपने आप को देख सकें। ठीक है ना। तो वो हमारा अपना सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हैपेंस टू हेल्प अस आउट अ लॉट। और जब हम एक अपनी लाइफ के को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और जिसमें अभी पीछे वाले कोट में जो आपको लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि इसमें हमें ये नहीं देखना है कि क्या गलत और क्या सही। गलत और सही तो हम देखेंगे ही, मतलब जब देखना शुरू करेंगे तो हम उसको एक जगह कैटेगराइज करेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इम्प्रूव करने में हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अपने सेल्फ अवेयरनेस से ही शुरू होता है। हमारी सेल्फ नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे टैलेंट्स क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी हमारे रिलेशंस, अपने फैमिली कैसी है, क्वालिटी ऑफ हमारी लाइफ कैसी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डज नॉट मीन इकोनॉमिक कंडीशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स आप अपने घर में लोगों के साथ खुश हैं कि नहीं, आपका लोगों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, ऑल दैट, योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस, ये सारी चीज़ें जिसके हम बारे में बहुत ज़्यादा कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें जितना हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते जाएंगे और जितना इन चीज़ों के ऊपर हम सोचते जाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को डिवेलप कर पाएंगे। देन देयर इज एम्पैथी। आप लोगों ने शायद ये वर्ड कम सुना होगा, आपने सिंपैथी वर्ड सुना होगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एम्पैथी और सिंपैथी को डिफाइन कर सकें। एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत फ़र्क है। एम्पैथी इज इमोशनल अटैचमेंट, सिंपैथी विद इमोशन। सिंपैथी हम किसी से भी करते हैं, कोई किसी के घर इंतकाल खुदा न खास्ता हो जाता है, किसी के घर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम क्या करते हैं, वी सिंपैथाइज विद देम।
Do we start crying on every news of some mishappening? We do not. क्यों? क्योंकि हमारा उन लोगों के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. हम न्यूज़पेपर में रोज दिन भर एक्सीडेंट, डेथ्स, मिस हैपनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम अपनी लाइफ रोक करके हम रोने बैठ जाएं या हम उस चीज़ को रिमोर्स करें. ऐसा नहीं होता है हमारे साथ. क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ इमोशनली अटैच नहीं है. हम उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, हम सिंपैथी करते हैं कि बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, दिस एंड दैट. बट बिकॉज वी आर नॉट अटैच विद देम, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी परेशानियों को नहीं सोच पाते हैं, और इसीलिए हम सिर्फ वहां पे सिंपथाइज कर रहे हैं. एम्पथी इज योर इमोशनल अटैचमेंट विद द पर्सन. यू स्टार्ट वेयरिंग द शू ऑफ द पर्सन विद whom you are attached. यानी उसकी कंडीशन में रह करके आप देखने की कोशिश करते हैं उस चीज को, और तब आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाता है. आप उसकी मिजरीज को, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स के तौर पे डील करना शुरू कर देते हैं. तो एम्पैथी हम सिर्फ सिंपैथी इज नॉट सफिशिएंट. और इसी तरह से घर में भी बहुत सारे लोग बहुत डिटैच्ड होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. अगर जितने डिटैच्ड आप रहेंगे तो दूसरा भी. हम लोग जिस लाइफ स्टाइल के साथ रह रहे हैं, हर इंसान टिट फॉर टैट पे रहता है. आप हमारे साथ अच्छा करोगे तो हम आपके साथ अच्छा करेंगे, आप हमारे साथ अच्छा नहीं करोगे तो हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे. यू विल बी अटैच्ड विद मी, आई विल बी अटैच्ड विद यू. अगर यू आर नॉट going to take care of me, I'll not be taking care of you. This type of attitude is what we are having nowadays. So this is what we have to avoid. We have to be more empathetical. Empathy is about standing in someone else's shoes, feeling with his or her heart. यानी उनकी प्रॉब्लम्स को पूरा अपने तौर पे समझने की कोशिश करना. Not only is empathy hard to outsource and ऑटोमेट, बट इट मेक्स द वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस. यानी अगर हम एम्पैथेटिकल हो गए, हमारा एटीट्यूड सिंपैथी से निकल के एम्पैथी की तरफ आ गया, तो हम हर किसी के लिए कंसर्न्ड होंगे, सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं कंसर्न. आज हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं. आज हम लोग सिर्फ अपने घर वालों के लिए परेशान है. वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अदर्स. लेकिन वो हमारा एटीट्यूड बहुत खराब है. वी नीड टू बी एम्पैथेटिकल विद पीपल अराउंड अस. हमें अपने पड़ोसियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एम्पैथी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक. देन देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज बेसिकली, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक हैं साइकोलॉजी के हिसाब से भी और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे वर्ड्स हमने बहुत सारे सुने हुए हैं, बहुत सारी बार सुने हुए हैं. और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, यू नो. बट क्रिएटिविटी कुड बी इंटेल्ड. इट्स नॉट लाइक IQ. इंटेलिजेंट क्वोशेंट नहीं है ये. इंटेलिजेंस इज समथिंग विच यू हैव थ्रू हेरिडिटी. आपको हेरिडिटी से मिलती है वो चीजें, जिसको हम थोड़ा बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग करके इन्हांस कर सकते हैं. थोड़ा बहुत, वो भी मैनेजेबल, बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और आपका क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम एक अच्छा माहौल और एक अच्छी सोच और एक अच्छा स्टाइल ऑफ लर्निंग दें, तो इनको प्रमोशन किया जा सकता है, इनको बढ़ाया जा सकता है इंसान के अंदर. तो क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू पावर टू हैव अ कंसिक्वेंस फॉर्मेशन. यानी कि आप ये जो कर रहे हैं, इसका क्या कंसिक्वेंस होगा. अगर आप कंसिक्वेंस पे बेस्ड अपनी थिंकिंग स्किल को नहीं रखेंगे, तो कई सारी बार यू मे बी इन प्रॉब्लम. लाइक द पर्सन हु इज कटिंग द रोप इज नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैपन. एट टाइम्स पीपल किल इन अ वेज ऑफ एंगर, और वो नहीं सोच पाते कि आगे क्या होगा. तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस. तो हर जगह, और स्टूडेंट्स कई सारी बार, स्टूडेंट भी क्यों, हर कोई घरों में, फैमिलीज में गुस्सा आया, बहुत सारी बार लोगों को बहुत अजीब सी हरकतें कर देते हैं, और वो अजीब सी हरकतों का कंसीक्वेंस वो नहीं सोच पाते. तो कंसीक्वेंस, अगर एक स्टूडेंट टीचर से बदतमीजी कर रहा है, तो वो ये कंसीक्वेंस नहीं सोच पाता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में रहता है ना. तो वो इसके ये नहीं सोच पाता कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. कैन बी एक्सपेल्ड, द होल ईयर विल बी वेस्टेड. घरों में लोगों का पूरी फैमिली स्पॉइल हो जाती है इन सब चीजों की वजह से. वर्क प्लेस पे यू लूज योर जॉब ऑल्सो. एट टाइम इट हैपन्स. तो वन शुड हैव क्रिटिकल सेंस ऑफ थिंकिंग.
हमेशा जब भी कोई काम करें तो बहुत ही तेजी से ना करें, बल्कि सोच के चीज़ों को करने की आदत डालें। देन क्रिएटिविटी, जनरेटिंग न्यू एवेन्यूज, मतलब किसी भी काम को करने के नए नए तरीके सोचना, वो एक क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी मीन्स यूज्ड, क्रिएटिव थिंकिंग मॉडल कैन बी यूज्ड इन टीचिंग ऑल्सो, जबकि हम टीचिंग में इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, लेकिन थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस वी कैन एनहांस क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, 5+4 क्या होगा, ऑलवेज 9, कैन नॉट हैव एनी अदर आंसर। लेकिन क्रिएटिविटी क्या है, अगर टीचर, लेकिन बस वही वाली बात है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी पता है। देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि आई एम ब्लेमिंग एनीवन, आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। होता यही है कि हम उसी एक पैटर्न पे पढ़ाते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे कंसर्न क्या होता है, हमें कोर्स खत्म करना है, हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें जल्दी करना है। वी हैव टू लिसन टू द मैनेजमेंट, वी हैव टू लिसन टू द प्रिंसिपल, अगर हमने टाइम से काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो उस चक्कर में हम बहुत सारी बार क्रिएटिविटी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप देखें, अगर एक क्वेश्चन है 5+4 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको 9 चाहिए, तो इस अगर आप सिर्फ 9 लिख दें एंड गेट ask them to get any way of, I mean, ask them to think about any probability of getting 9. So 9 could be 3 into 3 also. 9 could be September month ka, September is which month of the year? So that is 9th month. So 9 can be obtained from anywhere. So your creativity will be enhanced in that way. तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को प्रेफर ना कर सके तो भी थोड़ा थोड़ा हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए एज अ टीचर कि हम जो है स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनको एनहांस किया जा सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरह से अपनी लाइफ में भी हम क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रिएटिविटी जैसे नई नई एक हाउसवाइफ के लिए क्रिएटिविटी क्या होती है कि वो नई नई रेसिपीज इन्वेंट कर सकती हैं, है ना। तो क्रिएटिविटी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जितना हम अलग वेरिड वे में सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारी वो एनहांस होगी। तो वो बस एक सोचने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है और बाकी कुछ नहीं होता है। उसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। और ये सारी चीज़ें देखिए आप एक दूसरे से जुड़ती हुई चली आ रही हैं। कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी लॉस है। सेल्फ अवेयर, अपने आप के बारे में आपने अपने आप को क्लियर किया कि आप क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं, ये क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपने अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ने की कोशिश की एम्पैथेटिकल होकर के। फिर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग आपने अपनी जितना ज़्यादा सोचने की हमारे अंदर आदत होती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद फिर हमारी जो है हमारा जो नेक्स्ट आता है वो डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में भी वही, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में रखेंगे, जितना ज़्यादा वाइड सोचने की आपको आदत होगी, तो उसके बारे में आप जब कोई भी डिसीजन लेंगे तो दैट विल नॉट बी अब्रप्ट कि बस हाँ ये करना है तो बस कर लो। ऐसे नहीं होता है, करना है तो कर लो भाई। उसका पूरा एक चेन होती है। उस चेन को अगर हम देखें कि किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करना है, मेरी चॉइसेस क्या हैं, व्हाट डू आई नो अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल, आपको डिसीजन लेना है कि आपको मैनेजमेंट में जाना है या आपको टीचिंग लाइन में जाना है। अब मैनेजमेंट और टीचिंग लाइन में अब आप ये देखिए कि मेरी चॉइस क्या है। सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि आप उसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करें कि व्हाट इज माई प्रेफरेंस के बाद फिर अब अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एमयू से बीएड करना हो और आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट ना हो तो आप नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। कई सारी बार बहुत सारे लोग कोर्स ले लेते हैं, देन दे स्टार्ट सेइंग अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें ऐसा होता है, हमें तो नहीं मालूम था ऐसा होता है, अगर हमें ये पता होता। मतलब without making any inquiry, you take admission, you come to the college, and then you realize that you have made a wrong decision. तो that is not means good. आज के ज़माने में टाइम बचाने की ज़रूरत है। और डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के फील्ड, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल से एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपको कोई लाइन ऑप्ट करनी है तो आपकी चॉइस क्या है, आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, और उसके बाद मैं उसके बारे में क्या कर पाऊंगा, मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं,
और रिसोर्सेज के बाद मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास सब्जेक्ट भी था, बट यू डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन विद दैट कोर्स। अब बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं बट दे डू नॉट वांट टू स्टडी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हार्डशिप्स की ज़रूरत होती है। देन आपके आसपास के लोग उसमें कितने हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपको कोई कोर्स लेना है बट योर फैमिली इज अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट दैट, हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू गो अहेड। बहुत सारे लोग ले लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का फैमिली, वही फैमिली पे डिपेंड करता है। लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में भी एक पूरा प्रोसेस, एक चेन होती है और उस चेन को हमें देख करके चलना चाहिए। एब्रप्ट डिसीजंस नहीं होने चाहिए। Decision making is a thought process of selecting a logical choice from the available options। यानी जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें जो लॉजिक आप लगाएं कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बेहतर रहेगी, इसके लिए मेरे पास ये, इसके लिए मेरे पास ये, इसके लिए मेरे पास ये, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आई हैव माई प्रेफरेंसेस विद दिस कोर्स, तो आई शुड गो फॉर दिस। या डिसीजन मेकिंग सिर्फ कोर्स में नहीं बल्कि करियर में नहीं, लाइफ में भी होती है कि आप शादी करते वक्त, हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो बेटी के लिए लड़की, लड़का और बेटे के लिए लड़की जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई क्या कुछ तो क्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे भी यही समझ में आता है कि हर चीज़ के लिए हमें क्वालिटी चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी क्वालिटी ऑफ पीपल होने चाहिए। आपका फैमिली तो तभी बनेगी ना, बिल्डअप होगी जब आपके पास क्वालिटी पीपल होंगे। अगर घर में जो हस्बैंड और वाइफ है वो आपस में पूरे टाइम लड़ते रहेंगे, दे विल नॉट बी हैविंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, विल यू बी सक्सीडिंग इन योर लाइफ? यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, यू विल बी ऑलवेज बी हैविंग अ प्रॉब्लम, ए कियोस इन योर फैमिली, और वो जो चीज़ होगी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर चिल्ड्रन, और वो बच्चे फिर कभी आगे बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो एनी हाउ दीज थिंग्स आर, ऑल दीज थिंग्स आर totally interrelated, तो we need to take care of all these things कि बहुत ही एक rational और एक logical judgment होना चाहिए to make a decision properly। Then the next thing is problem solving। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वही वाली बात है कि टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो सॉल्व तभी करेंगे जब हम वी विल बी पॉन्डरिंग ओवर दैट, कि हम सोचें कि हाँ भी प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। देन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में आप ये सोच सकते हैं एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, you failed in maths, so that is a problem। Then defining the problem, why have you failed? Were you not having sufficient mental capability? दिमाग नहीं था आपके पास, मतलब एक चीज़ होती है ना कि भाई मैथ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट क्यों लगता है? दो चीज़ों की वजह से, या तो एक तो आपका IQ कम हो, और या दूसरी चीज़ होती है कि आपको पढ़ाने का तरीका ना पसंद हो, या टीचर ना पसंद हो, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे डिफाइन प्रॉब्लम में पहले हम डिफाइन कर ले कि ये जो हम फेल हुए हैं किस वजह से हुए हैं। फिर एग्जामिन ऑप्शंस, कि इसके बाद आप ऑप्शंस देखें कि भाई अच्छा अब हम फेल हो गए हैं, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेल क्यों हुए हैं, आई मीन्स किस वजह से फेल हुए हैं, उसको ऑप्शंस हम देख लें अपने कि भाई हम टीचर नहीं पसंद थी इसलिए, या हम रेगुलर नहीं थे इसलिए, या हमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए, या फिर हमें हमारी उतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि हम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को डील कर सकें, तो इस वजह से। और फिर उसमें से जो ऑप्शन आप देख, जैसे आप अगर आपको लगा कि IQ आपका नहीं अच्छा है तो फिर बहुत मुश्किल है, उसको तो आप नहीं बढ़ा सकते। देन यू नीड प्रैक्टिस, उसका भी एक ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा। तो एक्ट ऑन प्लान, मतलब आप प्लान बनाएं कि अच्छा अगर मेरा IQ कम है, अगर हमें लगे कि हमारा IQ कम है, तो वी कैन मेक मोर प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स के सम्स की, चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए, उसके लिए और इनोवेटिव वे लिया जाए। जैसे हमारे एक टीचर ने बताया था हमको एक बार कि एक दिन पहले जो एक्सरसाइज नेक्स्ट डे होनी है उसको आप एक दिन पहले से पढ़ के आए। पढ़ के इन द सेंस उसके एग्जाम्पल, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हर एक्सरसाइज से ऊपर दिए रहते हैं। तो ही टोल्ड मी कि जस्ट गो थ्रू द सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस बिफोर कमिंग टू द क्लास एंड देन यू विल बी गेटिंग थिंग्स ईजियर। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, एंड आई ऑप्टेड दैट ऑप्शन। मीन्स मुझे भी पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी मैथ्स में, एंड देन आई वेंट फॉर दिस कि मैं क्लास में जाने से पहले जो भी एक्सरसाइज होती थी उसके जो है सॉल्व्ड एक्सरसाइज देख करके जाती थी। और क्लास में जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के पहुंचते हैं ना क्लास में, ये एक सेल्फ प्रिपेयर्डनेस हो गया आपका कि आप पहले से एक्सरसाइज को यू हैव गॉन थ्रू। तो उसके बाद जब आप क्लास में बैठते हैं तो यू टेक मोर इंटरेस्ट एंड कंपैरिजन
to the situation when you had no idea of what is going to be going to happen in the classroom. तो ये चीज़ वाकई में वर्कआउट कर पाई और हम लोगों ने मतलब मेरी मैथ बहुत अच्छी हुई इसके बाद एंड आई डिड वेरी वेल। और मैं यही सब लोगों को बताती हूँ जिन लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है कि जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर पाएँ और उसको पहले से पढ़ के जाएँ क्लास में, हमारा उतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो बहरहाल जिसका जो प्रॉब्लम हो उसको उस प्रॉब्लम के हिसाब से, अब अगर आपको टीचर का पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो यू मे रिक्वेस्ट योर टीचर हम्बली एंड जेंटली दैट प्लीज़ मैम आई एम नॉट एबल टू गेट इट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। एक्स्ट्रा टाइम में आप उनसे मिल करके उन सोल्यूशंस ले सकते हैं। तो बहरहाल जो भी आपका चॉक आउट कर सकें आप प्रॉब्लम, उसको एक एक्शन उसका प्लान बना लें और उसके बाद फिर इवैल्यूएट कि वो जो करने के बाद उसके आपका नतीजा क्या निकला। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि बस प्रॉब्लम है और उसी के ऊपर रो रहे हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हुए कोशिश करिए कि एक जेन्युइनली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, ऑलवेज इट कैन नॉट हैपन। हमारी लाइफ कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसको हम हमेशा हल कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक अच्छी बेहतर तरीके से अगर कोशिश की जाती है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कवरी की जाती है, तो वी रिवील द ट्रूथ। तो हम कहीं ना कहीं अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज effective communication. Communication is very important. Or communication itself is a very lengthy topic for discussion. Biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. और ऐसा वाकई में होता है, मुझे भी बहुत सारे लोग टोक देते हैं कई सारी बात कि आपने सुना तो है ही नहीं, आप बता क्या रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि हम बहुत गौर से नहीं सुनते हैं। हमारा सुनते वक्त हमारे जो इंटेंशंस होते हैं इज टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका मॉडल कि वन स्पीकर वुड बी देयर, रिसीवर जिसको कहते हैं, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, दे शेयर अ स्पेस। और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन का मोड होता है, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, किस तरह का कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को दूसरा किस तरह से परसीव कर पा रहा है। अगर दोनों तरफ पार्टी एक जैसी लैंग्वेज वाली है तो कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। अब मैं यहाँ से फ्रेंच में बोलना शुरू करूँ, आप लोग को फ्रेंच ना आती हो, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल? चाहे मेरा एक्सेंट कितना खूबसूरत हो, चाहे मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ, चाहे मैं कितनी अच्छी स्पीच दे रही हूँ, इट विल बी नल एंड वॉइड। तो टोटल इट विल बी यूजलेस। तो क्या फायदा होगा वो? तो कम्युनिकेशन पे वी नीड टू वर्क आउट अ लॉट कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे लोग, कई सारी बार आपने देखा होगा कि आजकल मीडिया में भी और पॉलिटिक्स में भी बोल देते हैं कुछ और उसके बाद फिर वजाहतें आती हैं कि नहीं मैंने ये नहीं ये बोला था, यानी कहीं ना कहीं यू हैड नॉट कमांड ओवर वॉट एवर थॉट प्रोसेस यू वर गोइंग थ्रू, और आपने कुछ भी बोल दिया और उसके बाद में आप वजाहतें देते रहे और कई सारी बार दूसरे लोग मिसअंडरस्टूड भी कर जाते हैं। तो किस तरह से बात कही जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो, वेग बातें ना हो, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कम्युनिकेशन में जो हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, स्पीकिंग, राइटिंग। At times we communicate through visual images, like आजकल emojis वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके थ्रू हम बगैर बोले बहुत सारी बातें दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हैं। Our body language, gesture, posture, all these things are going to make a lot of difference on our communication. और कम्युनिकेशन में देखिए हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर और पोस्चर की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि वर्बल, पैरावर्बल और नॉन वर्बल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है। अब वर्बल तो वो है जो मैं बोल रही हूँ, वो जाहिर सी बात है, लेकिन आप अगर इसका शेयर देखें तो इट्स ओनली गोइंग टू शेयर 7%, यानी वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक विल बी इफेक्टिव अप टू 7%। रेस्ट ऑफ द थिंग क्या है? पैरावर्बल। पैरावर्बल मीन्स योर टोन, द वे यू आर स्पीकिंग इट आउट। अब अगर जो मैं बोल रही हूँ उसको ही बगैर किसी इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, बगैर राइम रिद्म ऐसे ही बोलना शुरू कर दूं, नो पॉज, नथिंग, तो वो चीज़ शायद आपको उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगेगी। और हमारे एक्सप्रेशंस, एट टाइम्स आई हैव हर्ड people saying, I'm feeling very bad telling you that, sharing the bad news, कोई भी bad news, कोई मिसहैपनिंग, और उनके चेहरे इस कदर
चेहरों पे जो जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं इतने इस कदर डिफरेंट होते हैं कि यू कैन नॉट मैच वॉट एवर दे आर सेइंग विद द एक्सप्रेशन। यानी अगर आप एक्सप्रेशन देख रहे हो तो उससे आपको उनकी बात को नहीं समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी डिटेल में करने के लिए होती हैं। इस तरह का वर्कशॉप हम लोग कई सारा करवाते हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस बता सकें कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनकी सिर्फ शेयर जो होती है 7-8% होती है, 38% हमारा पैरावर्बल और 55% नॉन वर्बल। यानी ये जो आपका एक्सप्रेशंस और एक्शंस और जेस्चर और पोस्चर, ये दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द होल कम्युनिकेशन स्किल। जी, नेक्स्ट आप देख रहे हैं पूरा एक थिंकिंग प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि आप जब ओरल डिस्कोर्स करते हैं तो एक कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है। यानी हमारी बातचीत के बाद हम कुछ चीज़ें उसके बारे में सोचते हैं, फिर उससे कोई भी एक जनरलाइज करके उसको कंपोज करके उससे कोई एक रेफरेंस निकालते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल फॉर्मेशन होता है, रिसर्च किया जाता है, उसको हम समझ में आता है। मतलब जितना ज़्यादा हम उसको सोचते हैं, जितना ज़्यादा उसको इंक्वायरी करते हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में जितनी ज़्यादा इंक्वायरी करेंगे उतना ज़्यादा हम कॉम्प्रिहेंशन हमारा बढ़ता चला जाता है। और जितना अच्छे से हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं उतने अच्छे से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जब डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टीमेटली बहुत अच्छे से हो जाएगी। यानी दिस इज़ ऑल जो अभी हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो लाइफ स्किल्स में यही है कि जो स्किल्स हों आपके अंदर वो ऐसी हों जो आपको सोचने समझने की इतनी सलाहियत देती हों कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है ताकि हम एक पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ ज़िंदगी जी सकें। और वो तभी हो सकता है जब हमारा एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप हो जाए। और उस डेवलपिंग के लिए हमें ये सारी स्किल्स की ज़रूरत थी। और वो इस थॉट प्रोसेस में हर चीज़ है। सेल्फ अवेयरनेस भी है, एम्पैथी भी है, स्टीम भी है, मोटिवेशन भी है, इंटरपर्सनल आपके अवेयरनेस भी है, कमिटमेंट भी है। बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ पे हमें मुबनी ये नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और मिक्सचर है ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल वी हैव टू टेक केयर। उसके बाद आपने सॉफ्ट स्किल और सेल्फ डेवलपमेंट स्किल, ये सारी चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स को कह लीजिए वही जिसको मैंने अभी आपको बताया था कंप्यूटर और मोबाइल के रेफरेंस से, कि जितने भी ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ना, ये एक तरह से हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर हम डालते चले जाते हैं, एनरिच करते चले जाते हैं अपने काम को, उतना अच्छा होता चला जाता है। उसी तरह से ये जितनी स्किल्स हैं हमारे अंदर, जितनी बढ़ती चली जाएंगी, जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही एनरिच्ड पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव हमारा निकल करके आएगा। तो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स है इसके बाद, जिसमें अडेप्टेबिलिटी से शुरू करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें इंटरमिंगल भी करती हुई नजर आएंगी आपको। इन सब चीज़ों को अलग अलग रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अडेप्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज और टू बी चेंज टू फिट ऑल्टर्ड सर्कमस्टांसेस। यानी जो बदलता हुआ हमारी लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं, उन लाइफ सर्कमस्टांसेस में हम किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम जहाँ पहुंचे वहाँ पे हम अपने आप को एडजस्ट कर लें। अब देखिए, फिर यहाँ पे मैं वही कल वाली बात दोहराऊंगी कि जब भी हम बात करते हैं तो हम एक अच्छे मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट मीन कि आप किसी ख़राब माहौल में पहुंचे और आपने वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे ऑफिस में पहुंचे जहाँ बहुत करप्शन है और आप वहाँ जाकर के आप सोचें कि यहाँ तो मुझे एडजस्ट करना है, तो आई नीड टू इंटेल ऑल द बैड क्वालिटीज़, आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग ब्राइब एंड ऑल। तो वो चीज़ नहीं, मैं वही बार बार बताती हूँ और समझाती हूँ सब अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने लोगों को भी कि देखिए, हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है डज नॉट मीन टू अडेप्ट आवरसेल्व्स फॉर समथिंग बैड, ऑलवेज फॉर गुड। अडेप्टेबिलिटी इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट जब इंग्लिश मीडियम में आए तो वो विदाउट बीइंग मींस एक बच्चे होपलेस हो जाते हैं ना कि हम तो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में कैसे करेंगे, तो अडेप्टेबल हो जाएं आप। अब वो बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा, होता भी है मुश्किल। अच्छा, चलिए दूसरी तरह से समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको। ऐसे जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है पूरे टाइम, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू got a job
इन हिंदी मीडियम स्कूल इन गवर्नमेंट सेक्शन। अब प्राइवेट तो नहीं है जो आपकी चॉइस है कि आप छोड़ देंगे, गवर्नमेंट जॉब्स तो लोगों को बहुत पसंद आती हैं और लोग नहीं छोड़ना चाहते। तो इन दैट केस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज द अल्टरनेट फॉर अस? यही तो है कि हम अडेप्टेबल हो जाएं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत हो कि हमने भी इंग्लिश में पढ़ा था, हम हिंदी में उसके मेजर्स देख लें कि भाई हिंदी में किस तरह से उस चीज़ को हम बच्चों को समझाएंगे, है ना। बच्चों के सामने जाके आप फिर इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, तो उनको लो फील कराना आपका इंटेंशन तो नहीं हो सकता कभी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी अडेप्टेबिलिटी वो है जैसे फीमेल्स के साथ ज़्यादातर होता है कि दे हैव टू गो टू सम अदर प्लेस, शादी हुई दूसरे घर पहुँच गए, वहाँ जा करके आपको एडजस्ट करना है, तो यू नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो और हर जगह लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अब हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नहीं आता था, अब कंप्यूटर आ गया, हमारे टाइम पे नहीं था, हमने जब पढ़ा था तो उस वक्त कंप्यूटर नहीं था। अब आपसे कहा जाए कि भाई टू एनरिच योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप लोग कंप्यूटर सीख लीजिए। अब ये जैसे इस वक्त लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे लोग जिनके को कंप्यूटर नहीं आता था, जिनको इन सब चीज़ों के जो आईटी वगैरह में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, दे ऑल्सो हैव टू वर्क। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन मोड हो गया है, अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन मोड पे स्कूल्स भी कंपेल कर रहे हैं। अब यू कैन नॉट डिनाई कि नहीं भाई हमें ऑनलाइन मोड तो नहीं आता है, यू लर्न एंड दैट इज अडेप्टेबिलिटी। तो यही अडेप्टेबिलिटी है कि किस तरह से हम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अपने आप को चेंज कर लें ताकि हमारा सर्वाइवल बना रहे। और ये अडेप्टेबिलिटी जो है ये अभी आज का वर्ड नहीं है, बहुत पुराना कॉइन किया हुआ है। फ्रॉम द टाइम ऑफ डार्विन्स थियोरी में भी अडेप्टेबिलिटी की बात ही आई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में। जो जो इंसान अपने आप को बदलता रहता है वैसे ही हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो जिनके अंदर बदलने की सलाहियत नहीं होती अपने आप को, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, दे डू नॉट एक्सेल, दे डू नॉट सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि अपनी अच्छी जिंदगी जीना भी है। Then accountability is very important term, और accountability को कई सारी बार हम responsibility से भी मिसइंटरप्रेट करते हैं। accountability जरा सा इस responsibility के ऊपर वाला एक वर्ड है, मतलब responsibility नीचे वाले लेवल की चीज होती है जिसमें सिर्फ आप जवाबदेह होते हैं अपने काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल a student is being given homework, so he'll be accountable for his own homework. He is responsible for his own homework. He'll not be accountable, rather he'll be responsible. उसको सिर्फ अपनी जवाबदेही करनी है कि भाई मैं नहीं कर पाया या मैं कर पाया या जो भी है whatever. He'll not be blamed for incompletion of homework of the whole class. He'll not be blamed. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कोई मैनेजर है किसी कंपनी का, इस कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो अपना जितने लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं उन सबके काम की जवाबदेही उसे ही करनी है अपने ऊपर। उसको जिसे जवाब देना है, उनके ऊपर जो लोग होंगे उनको वो जवाब देगा तो उन सारे लोगों के बिहाफ पे देगा। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हम अपने ही काम के लिए नहीं बल्कि दूसरे के टास्क के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। अब अगर हमारा जो है कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी भाई आई हैव टेकन द पोस्ट, तो जब आई हैव टेकन द पोस्ट तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये देखूं कि मेरे जो सारे टीचर्स हैं वो सही से काम करें, काम नहीं कर रहे हैं तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। और अगर काम हो जाता है तो भी, और नहीं होता है तो भी जिम्मेदारी कौन लेगा, द लीडर। तो इसी तरह से घर में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीजें दे आर गोइंग टू प्ले देयर वर्क रोल इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। आपकी अपनी लाइफ में देख लीजिए, अपनी फैमिली में भी देख लीजिए कि फादर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो घर के हर फर्द की जिम्मेदारी रखे, उनके सारी चीज़ों का ख्याल रखे, तो ही टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उस चीज़ को वो शेयर करता है सबके लिए, है ना। तो वहाँ पे उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से कॉलेज में प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और सब लोगों के वर्क का जो है उसको जवाबदेह होना पड़ता है कि हाँ भाई अगर हो गया है तो मेरी आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, अगर नहीं हुआ है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पे आपका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है अगर सिर्फ मुझे अपने काम की जिम्मेदारी लेनी हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे डांट खाना नहीं पसंद है, मैं अपना काम करके बैठ जाऊंगी कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव डन माय वर्क,
आई हैव डन कंप्लीटेड माई जॉब। लेकिन जब आप कोई लीड आउट करते हैं, चाहे फैमिली में लीड आउट आप कर रहे हो, चाहे वर्क प्लेस पे आप लीड आउट कर रहे हो, कहीं पे भी आप लीड आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू रिजल्ट्स, यानी आप कमिटेड हो जाते हैं। मोर कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटेबिलिटी इन कंपैरिजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके कमिटमेंट सिर्फ अपने तक होते हैं, लेकिन जब आप अकाउंटेबल होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा और बढ़ जाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, है ना। अब टोटल रिजल्ट सब लोगों का मिलाकर के क्या आउटपुट निकला। मान लीजिए आप लोगों की 10 लोगों की टीम है, काम कर रही है। अब 10 लोगों की टीम में 2 लोगों ने काम कर लिया, तो रिजल्ट विल बी nil, it will not work, the result will not be there. तो दैट्स वाई इट इज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लार्जर टर्म है बेसिकली, और इसमें हम हर जो लोग उससे जुड़े होते हैं उन सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयत हो जाती है। अब नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो भी मैंने बताया आपको कि ये इंडिविजुअल टर्म है, इंडिविजुअल लेवल का टर्म होता है। इसमें सिर्फ इंसान अपने काम के लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अलग अलग तरह की होती है। देखिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भाई क्या कर रहे हैं अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, क्या कर रहे हैं अपने आप को पर्सनली ग्रो करने के लिए, क्या कर रहे हैं आप अपने आप को सोशली ग्रो करने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या है, आपकी वैल्यूज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देखें वैल्यूज़, आपके कमिटमेंट लोगों से, कि आपने किसी से वादा किया अच्छा ये मैं काम कर दूंगी, लेकिन आप नहीं करते हैं, तो नॉन कमिटेड इंसान को आजकल कोई भी नहीं पसंद करता है। तो कमिटमेंट आपका, इंटीग्रिटी यानी आप कितना वैल्यू करते हैं अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप की चीज़, अपनी भी और दूसरे की भी। फिर चैरिटी यानी जो आसपास के लोग हैं उन लोग का ख्याल रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। सिर्फ अपने घर वालों को खिला करके सो जाना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल हम मतलब इस चीज़ को नहीं जस्टिफाई कर सकते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी फैमिली है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आसपास के लोगों का ख्याल रखें अपने, और पार्टनरशिप यानी लोगों के साथ मिल करके काम करें, सेंसिटिविटी, दूसरे का ख्याल रखें, फैमिली में भी, आसपास के लोगों का भी, अपने फ्रेंड्स का भी, अपने वर्क प्लेस पे लोगों का भी, सबके लिए हमारे अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हम लोग इनसेंसिटिव लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि लेकिन बात यह है कि आजकल हम लोग वाकई में बहुत इनसेंसिटिव हो गए हैं। और उसके बाद इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव मतलब इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, कि हम अपने एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई हमारी जिम्मेदारी कैसे हो गई कि हम ये देखें कि हमारी हवा खराब ना हो और पानी अच्छा रहे। ये हमारी कैसे जिम्मेदारी होगी? भाई जिम्मेदारी है, हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो पानी बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, अपनी ग्रीनरी बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हमें ज़्यादा पेड़ लगाना है, और हमें हवा की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें पोल्यूशन कम फैलाना है। उस पोल्यूशन कम फैलाने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हो सकता है वो भी हम देखें कि हम किस तरह से अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे पोल्यूशन को कम करें। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ आती है कोलैबोरेशन, यानी लोगों के साथ जुड़ करके काम करना, जुड़ के रहना। अब जैसे सिंगल फैमिली सिस्टम आ गया है, तो दैट इज इट मीन्स कि वी आर ब्रेकिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नॉर्म्स। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे ही शादी हो जाएगी हर कोई चाहता है अपना अपना सेपरेट घर हो जाए, तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स? दैट इज अ थिंग दैट वी नीड टू थिंक अपॉन। और इन सब चीज़ों को, अगर यही सारी चीज़ें होंगी तो हम एक जुड़ाव महसूस करेंगे, अपनी फैमिली के लिए होगा तभी तो दूसरों तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं लेकिन कि जो दे डू नॉट बॉदर अबाउट देयर फैमिली बट दे आर वेरी सोशल पीपल। लेकिन यही वाली बात है कि एक अच्छा इंसान वही है जो नीचे से ग्रो करता है, यानी आप अपनी फैमिली को लेकर के चलें। फैमिली, फिर आपके बाद फैमिली के बाद आपके फ्रेंड्स और आपकी सोसाइटी आती है, उसके बाद फिर कम्युनिटी आती है, और उसके बाद फिर आपकी कंट्री आती है, फिर वर्ल्ड एट लार्ज। दिस शुड बी द हायरार्की। तो ये हो गया आपका कोलैबोरेशन। उसके बाद फिर आपकी ऑनेस्टी, यानी यू नीड टू बी ऑनेस्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी है, और सिर्फ सोशली नहीं बल्कि
ऑनेस्टी फैमिली में भी बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपने अपनी अपनी चीज़ों के लिए ऑनेस्ट हो, अपने रिलेशनशिप्स के लिए ऑनेस्ट हो, अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट हो। और वर्क सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं किया जाता है, घर पे भी किया जाता है। अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी ऑनेस्ट हो, तो हर जगह ऑनेस्टी इस पर्सपेक्टिव में बात। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपना सेल्फ कंट्रोल से लेकर के किस तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं, वो हम ऑलरेडी बहुत सारी बात कर चुके हैं। उसके बाद आपका मैनेजमेंट स्किल आता है, और मैनेजमेंट स्किल पे सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ें देखनी है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ऑफिसेज और वर्क प्लेस एट वर्क प्लेस, बट रादर इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन योर हाउस होल्ड एक्टिविटीज एज वेल। यानी वहाँ पे भी, घर में भी टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, टीम बिल्डिंग, लीडिंग, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और वही सारी चीज़ें हमारी वर्क प्लेस पे भी ज़रूरत होती हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट भी है, इधर आप देख सकते हैं। यानी मैनेजमेंट स्किल्स में ये सारी चीज़ें कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। फिर सेल्फ मैनेजमेंट में आपका इंटरपर्सनल स्किल्स है, प्रोडक्टिविटी है, इनिशिएटिव है, इंटीग्रिटी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी एनालिटिकल या थिंकिंग स्किल्स कह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी हमेशा इंसान के अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए टू कीप लर्निंग। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रेजिलियंस है। रेजिलियंस के बारे में अभी हम और आगे बात करेंगे, तो इसलिए आई विल नॉट बी डिस्कसिंग हियर इन डिटेल। ऑनेस्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे सेल्फ मैनेजमेंट है। यानी अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलती हैं तो यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और कल भी हमने ये बात की थी, आज भी मैं ये बता रही हूँ कि वी कैन नेवर बी परफेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कोई भी चीज़ हाईएस्ट लेवल तक जा करके सीख लेंगे, सारी चीज़ें हमारे अंदर हो जाएं, लेकिन जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर इसमें से हम चीज़ों को अपने अंदर इंटेल करें अप टू सर्टेन लेवल। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे इसमें कोई भी आप काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए आपके पास ज़रूरी होता है कि जो आपकी डेडलाइंस वगैरह हों वो आप मीट कर रहे हों, और कम्युनिकेशन वहाँ पे भी ज़रूरत है, टीम वर्क वहाँ पे भी ज़रूरत है, काम करते वक्त एनालिसिस करना, चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव करके सोचना, वो भी बहुत ज़रूरी। बजटिंग ज़रूरी होती है, प्लानिंग ज़रूरी होती है, उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सॉल्व करना, माइलस्टोन्स क्या कहाँ पहुँचे आप, दैट इज़ योर हाईएस्ट पीक, कंट्रोल, रिस्क, गोल, डेडलाइन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इन ये सारे टॉपिक्स बहुत इलेबोरेटिव हैं और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, विल नॉट बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम आने वाले सेशंस में अपने बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जैसे अगर आपका डिसीजन मेकिंग आपको लगता है कि नहीं ये सही है, तो आप उसको किस तरह से एनालाइज करके बेहतर कर सकते हैं। फिर रिड्यूस्ड स्टाफ टर्नओवर, काम कर रहे हैं तो जो है स्टाफ के बारे में जो आपकी चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करना, इंक्रीज पर्सनल वेलबींग, लोगों के लिए अच्छा सोचना किस तरह से, और हर काम में एक हमारी अच्छी सोच हो। अब जैसे कहते हैं ना, नीयत अच्छी होनी है, तो नीयत अच्छी होने का मतलब होता है कोई भी काम अगर आप अच्छी नीयत से करते हैं तो वो सिर्फ आपको नहीं फायदा देती हो, मतलब हमारा एक लार्जर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर हम एक इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो हम ये सोच के खोलें कि हम ग्रो करेंगे, नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं वो ग्रो करेंगे। अगर हम इस लार्जर पर्सपेक्टिव में सोच करके चलेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो वो सारी चीज़ें की वेलबींग, फिर उसके बाद लीडरशिप एबिलिटी आप अपने अंदर किस तरह से लाएं, किस तरह से लोगों के साथ डील करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाए। और उसके बाद टीम परफॉर्मेंस, यानी बहुत सारे लोग सोलो काम करने में को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो लेकिन लर्निंग यही होती है कि आप भाई, हर इंसान कंफर्ट जोन में, अकाउंटेबिलिटी लेना कौन पसंद करेगा, तो जाहिर सी बात है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। एट टाइम्स यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ, यू हैव टू लीड द टीम। तो इन दैट केस क्या होता है कि हम अपने टीम परफॉर्मेंस को किस तरह से सुधार सकते हैं, या टीम परफॉर्मेंस के सिवा किसी भी टीम के एक मेंबर के तौर पे भी हमारा अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में सोचना होगा, और इसको भी हम यहीं पे छोड़ेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम नेक्स्ट उसमें इसको डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिलेशंस, कॉर्पोरेट रिलेशन, सोशल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशन। तो ये इसके बारे में अभी हमने पहले भी बात की थी कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी उतने अच्छे हमारे रिलेशंस चलेंगे। जितना हमारे अंदर रेजिलियंस होगा, रेजिलियंस मीन्स
निगोशिएशन। अब कितना हम निगोशिएट कर पाते हैं लोगों के साथ। निगोशिएट करने का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइजेस। कॉम्प्रोमाइजेस भी देखिए कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। निगोशिएट का करने का मतलब जैसे फैमिली में है, अब हमारा कोई टसल हो गया तो वहाँ पे हम अगर थोड़ा सा अपनी गलती ना होते हुए भी हम अपने आप को डाउन कर लें कि ठीक है, जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप आई विल नॉट बी गोइंग अहेड, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, बात का बुरा ना मनाया जाए, उसको ज़्यादा फर्दर ऑन ना लिया जाए। तो वो है रेजिलियंस। एक तरह से आप निगोशिएट कर गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई जस्ट लीव इट बिकॉज आई हैव टू सेव माई रिलेशंस। वर्क प्लेस पे भी इस तरह के निगोशिएशन, और जितने निगोशिएटिव आप होते हैं उतना ज़्यादा आपकी ह्यूमन रिलेशंस बेहतरीन बनते चले जाते हैं। आप जितने स्टबर्न, जितने सेल्फ सेंटर्ड, नॉन निगोशिएटिंग होंगे उतना ज़्यादा ट्रबलसम होंगे। तो ये क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को हमें देखनी है। और फिर हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारा एथिकल होना, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है रिसोर्सेज जनरेट करने में, या रिसोर्सेज जनरेट भी नहीं कर रहे हैं तो रिसोर्सेज को मिसयूज़ ना करें, पानी है, फ्यूल है, इन सब चीज़ों की बर्बादी ना करें हम। ये सारी चीज़ें गोल हमारे क्या, हम सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे क्या गोल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी, फिर सिंसियरिटी, विच सिंसियरिटी आर वी वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी, मार्केट प्लेस। अब जैसे हम लोग घर को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन जब घर के बाद हम बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि बाहर की सफाई तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सब सड़कों पे निकल के झाड़ू लगाने लगे, लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या हो। हमारा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि हम अपनी गंदगी बाहर ना फेंकें, हम बाहर का की चीज़ें खराब ना करें, स्पॉइल ना करें। दैट कुड बी आर पार्ट, आर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस, आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हो सकती है। जी, उसके आगे क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि स्लाइड्स बना ली थी और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसे देख लें। तो वेज टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की क्या क्या स्किल्स हैं वो आप देख सकते हैं। और ये सारे बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कौन सी जनरल इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, 10 स्टेप्स टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स का एक आपके सामने चार्ट है, उसको देखेंगे और बहुत आसानी से हम उनको देख करके समझ सकते हैं कि हम कौन कौन सी बेसिक जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसको अपने अंदर डेवलप करें। और उसके बाद जो डिमांड है सॉफ्ट स्किल्स की, दैट इज़ राइजिंग डे बाय डे बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ऐड फीचर्स इन आवर पर्सनैलिटी। और उसके बाद आप डोमेन्स ऑफ रेजिलियंस देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी हम हमारी करें तो हमारा एक कोहेरेंट पर्सनालिटी निकल के आती है। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल फ्लेक्सिबिलिटी है। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी में हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ। स्पिरिचुअल में हम दूसरों के साथ दूसरे के वैल्यूज़ और बिलीव्स को भी एक्सेप्टेंस दें। मेंटल जो हमारा रेजिलियंस है उसका मतलब ये होता है कि हम किस तरह से मेंटली अपने आप को स्टैग्नेट ना कर लें, लोगों के साथ रिफ्लेक्ट करें, उन लोगों की बातों को समझने की कोशिश करें। फिजिकल रेजिलियंस ये है कि हम अपने अंदर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ पैदा करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को कोहेरेंट बना सकती है। देन पर्सनल रेजिलियंस के पर्सनल कंट्रोल ओवर रिस्पॉन्स टू पीपल और रिस्पॉन्स टू आवर सेल्फ और रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं आपके स्क्रीन पे, आप इसे एक बार देखिएगा ज़रूर। और कम्युनिटी रेजिलियंस में इकोनॉमिक रेजिलियंस हमारा पैसे से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को लोगों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्ट करें और सारी चीज़ों में, अगर उस तरह से पैसा नहीं है तो चैरिटी के तौर पे हम किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल रेजिलियंस में आर फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स आर सेफ्टी ऑफ आर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा।
जैसे हमारे वाटर रिसोर्स है, हमारा फ्यूल है, इन सब चीज़ों को बचाने की हमारी कोशिश। फिर सोशल रेजिलियंस में हमारा सोसाइटी के साथ जो एक बॉन्डेशन होता है, सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना, उसमें हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। बहुत सारे लोग बहुत झगड़ालू किस्म के होते हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम इस तरह की रेजिलियंस रखेंगे तो पूरी कम्युनिटी एक अच्छी फॉर्म और शेप में हमें नज़र आएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। 5 टॉप स्किल्स विच आर इन डिमांड आर देयर ऑन योर स्क्रीन। कोशिश करें कि हमारे अंदर ये इम्पॉर्टेंट स्किल्स आ जाएं। आई विल बी कंक्लूडिंग दैट आर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन आर गोइंग टू मेक ABC ऑफ दिस होल इंटरपर्सनल स्किल। और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को और अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं वो सारी स्किल्स आती हैं जिनका हमने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। Without taking much of your time, I'll just be leaving. Thank you very much. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.